Hello friends, welcome to the next lecture in climatology series. So today we'll study about pressure. एयर प्रेशर क्या होता है, कैसे वेरी करता है, ग्लोबल पैटर्न क्या रहते हैं। जैसे हमने टेम्परेचर के पैटर्न देखे थे पिछले लेक्चर में, क्या पैटर्न रहता है ग्लोबल टेम्परेचर का, वैसे ही हम प्रेशर का भी टेम्परेचर पैटर्न देखेंगे क्या रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि विंड कैसे ब्लो करती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है विंड को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सी फोर्सेज उस पर एक्ट करती हैं। तो वो सारा आज हम इसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। दीज आर द फीचर्स ऑफ आर यूट्यूब लेक्चर. प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब and you can subscribe to our paid courses also. Please contact us for any more queries. We'll surely help you out. तो द सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब जो आपकी हवा है जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड करती है, और जब वो ठंडी होती है तो वो कंप्रेस हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर की वेरिएशन होती है। वो कैसे होगा कि सपोज एक एयर कॉलम है, वो अर्थ पे कुछ प्रेशर डाल रहा है, वो हीट अप हो गया नीचे हीट से, वो धीरे धीरे, अब उसके अंदर हवा तो सेम ही है बट वो धीरे 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 वो बड़ा हो गया। तो उस जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्कैटर हो गया, तो वो कम प्रेशर इस पर एग्जर्ट करेगा क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा एरिया अब कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो एयर प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। अब इसका अपोजिट देखिए, अगर ये एयर कोई पार्सल है, इसके ऊपर प्रेशर, ये कंप्रेस हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, ये फिर इतने एरिया में रह जाएगा। ये कम एरिया कवर कर रहा है तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने से, और जो आपका एयर पार्सल है वो कंप्रेस करता है या एक्सपेंड करता है, तो उससे आपके प्रेशर डिफरेंस जो है क्रिएट होता है, और आपकी जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करती है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोई भी चीज़ हाई टू लो जाती है, आपका रिवर है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड पे फ्लो करती है। आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हाई ग्रेविटी से लो ग्रेविटी पे फॉल करता है। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी हवा भी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे की तरफ बढ़ती है। तो और इस हवा को कहते हैं हम विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एडवेक्शन, जो मैंने आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड विंड। तो इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स द ग्लोबल हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, देयर बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट्स कूल डाउन एज क्लाउड्स एंड ब्रिंग्स प्रेसिपिटेशन। ये हम रेन क्या होती है, कैसे बनती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में। पर फिलहाल के लिए क्या है कि ये गर्म हवा जब ऊपर जाती है, ठंडी हो जाती है, वो पानी जो है जो वेपर्स की फॉर्म में होता है वो कंडेंस हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाता है बारिश की फॉर्म में। तो दिस वॉज अ सिंपल इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कहीं भी आप ग्राउंड लेवल पे आप खड़े हो, तो वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन अ यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में जितनी उसमें उसका वेट का कॉलम है, उसकी हाइट कितनी है कॉलम की, फ्रॉम सी लेवल टिल दी टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। का एक कॉलम है इस तरह का, यूनिट एरिया जिसका है, उसके अंदर जितनी हवा भरी हुई है, तो जितना प्रेशर यहाँ पे ये एग्जर्ट करेगा, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक वाटर बकेट है जो किसी ने ग्राउंड में पकड़ी हुई है, और उसकी हाइट जो है एटमॉस्फेयर तक जा रही है बकेट की, उसके अंदर वाटर है। तो वो वाटर या एयर भी है, तो जितना वो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बकेट पे। तो जैसे जैसे आप देखिए उस बकेट का आप उसकी हाइट घटा दीजिए या उसमें से एयर घटा दीजिए, तो आपका प्रेशर जो है रिड्यूस होता चला जाएगा। तो सेम चीज़ होती है जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि जो एयर कॉलम है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, हवा कम हो जाती है। जो बकेट की जो लेंथ है, अगर ग्राउंड लेवल पे इतनी है, थोड़ी हाइट पे जाएंगे तो हम इतनी लेंथ रह जाएगी, तो बकेट की क्वांटिटी जो है, डायमेंशन जो है वो कम हो जाएंगी, तो आपके जो प्रेशर जो है घट जाएगा। तो एट सी लेवल द प्रेशर इज 1013.2 MB, दिस इज द एवरेज प्रेशर। ड्यू टू ग्रेविटी प्रेशर इज मोर एट सरफेस एज द एयर इज डेंसर। प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट एट रेट ऑफ 1 MB पर 10 मीटर। जैसा लैप्स रेट होता है टेम्परेचर के लिए, ऐसे ही प्रेशर के लिए होता है। 1 MB पर 10 मीटर जो आपका प्रेशर घट जाता है, एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट ये कि थोड़ा सा ये चीज़ प्लेस टू प्लेस वेरी भी करता है, क्योंकि विंड के कारण जो है प्रेशर का फर्क पड़ता है। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जब ये विंड ब्लो करेगी तो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इसलिए वर्टिकल वेरिएशन जो है प्रेशर की, इट्स नॉट वेरी कॉन्स्टेंट। तो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट इज हायर देन द हॉरिजॉन्टल। अब क्या होता है कि
हॉरिजॉन्टली प्रेशर इतना ज़्यादा चेंज होता है, यहाँ पे 113 MB है, यहाँ पे 110 MB होगा मोस्टली, तो कुछ विंड ब्लो करेगी, हमें ये फील भी होगी विंड। बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, अगर ये 1013 MB है, एक हाइट पे जाके 1 किलोमीटर की हाइट पे ये 1003 MB रह गया, तो ये अगर आप डिफरेंस देखोगे, ये 10 मिली बार का है, ये 3 मिली बार का है। हमें ये फील होता है, ये ज़्यादा फील नहीं होता, क्योंकि अगर हवा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, वर्टिकल जो हमारी मूवमेंट है वो हमें फील नहीं होती, क्योंकि इसके काउंटर एक ग्रेविटेशनल पुल जो है एक्ट करता है, जो कि इसको बैलेंस आउट कर देता है और हमें ये फील नहीं होता। तो दिस इज द रीज़न वाई वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉट फेल्ट, वर्टिकल विंड। तो इसके बाद देखें वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर, कि कैसे, इस सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कहीं जगह माउंटेन्स भी होंगे इसमें, तो उस माउंटेन का प्रेशर हम टॉप पे मेज़र नहीं करते, उस प्रेशर को हम मेज़र करते हैं कि अगर वो हम लैंड पे मेज़र करते सी लेवल पे तो वो क्या प्रेशर होता। तो उस प्रेशर को फिर हमने यहाँ पे ऐसे, जो लाइंस ज्वाइनिंग रीजन्स ऑफ इक्वल एरिया आर कॉल्ड आइसोबार्स, जो पहले हमने आइसोथर्म्स पढ़े थे, दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे क्या होते हैं कि कुछ जोन्स दिखेंगे आपको क्लियर कट। नियर द इक्वेटर प्रेशर इज हाई, सॉरी, सो प्रेशर इज वेरी लो, अराउंड 1010 और 1020, ये जनवरी का प्रेशर है। एज यू मूव अप इन सब ट्रॉपिकल एरियाज प्रेशर इज हायर, 1030 MB तक भी आ रहा है। as you move towards then 60 degree or 65 degree north, pressure is again decreasing, 1000 millibar और 1015 millibar, ये टेम्परेचर प्रेशर आपका फिर कम हो रहा है। एंड देन देर इज पोलर रीजन जहाँ पे प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। तो ये सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। हाँ, प्रेशर की इंटेंसिटी 1015 है, 1020 है, वो वेरी करेगी, बट सेम चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी। दिस इज 1010, देन दिस इज 1015, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, देन अगेन दिस इज 1005 एंड 1995 तक भी आ गया, एंड देन देर इज दिस पोलर रीजन जहाँ पे प्रेशर फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये पोलर रीजन का इसमें दिखाया नहीं है, बट दिस इंक्रीजेज इन बोथ द हेमिस्फेयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं। ये जोन्स कौन से होते हैं, इनको हम डोल्ड्रम्स या आपका सब पोलर हाई और पोलर हाई जो बोलते हैं, इनके उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, इसको याद कर लीजिए। प्रेशर जो है इक्वेटर के पास कम होता है, फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेशर बढ़ता है, देन फिर टेम्परेट लैटिट्यूड में 60 डिग्री के आसपास प्रेशर फिर घटता है, और फिर पोलर रीजन्स में प्रेशर फिर से बढ़ जाता है। तो उसे एयर सर्कुलेशन कैसे वेरी करती है वो हम सारा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके बाद एक चीज़ आप देखेंगे कि जनवरी में जैसे आप देखेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर है, यहाँ पे समर है। या विंटर होने से क्या होगा कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, लैंड मास ज़्यादा जल्दी कूल होगा, ज़्यादा जल्दी कूल होगा, जितना ज़्यादा कूल होगा जो आपका प्रेशर है उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एयर विल टेंड टू कम डाउन। ये अभी थोड़ा सा समझाएंगे इसको आगे। तो अब देखेंगे कि जो लैंड एरियाज़ हैं वहाँ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर्ड विद द ओशन एरिया एट द सेम लैटिट्यूड। आप सेम लैटिट्यूड देखोगे, ये 1015 MB है प्रेशर ओशन में, पर लैंड पे थोड़ा सा फिर बढ़ रहा है, और ओशन में फिर कम हो रहा है, और लैंड पे फिर दोबारा से ये बढ़ने लग जाता है। तो दीज आर द वेरिएशंस। जो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन थी वही आपकी प्रेशर के साथ भी सिमिलर वेरिएशंस आती है, कि विंटर सीजन में आपका ओशियन पे प्रेशर गोज प्रेशर गोज साउथवर्ड, एंड ऑन लैंड एरिया प्रेशर गोज आइसोबार्स गोज नॉर्थवर्ड्स। तो सेम वेरिएशन आपकी प्रेशर में भी देखने को मिलती है। तो इसके बाद ये आप देखेंगे जुलाई में कैसे चेंज करता है। तो जुलाई में आप देखेंगे कि ये एरिया विंटर में है, तो ये एरिया विंटर है, ये समर है, सॉरी दिस इज द अपोजिट, दिस इज विंटर, दिस इज विंटर, दिस इज समर। तो यहाँ पे जनरली जो है प्रेशर जो है वो कम मिलेगा कंपेयर्ड विद दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो अब ये देखिए कि दिस इज 1015, 1020, यहाँ पे लैंड एरिया है, ज़्यादा गर्म होगा तो हीट से एयर एक्सपेंड करेगी और प्रेशर कम होगा, तो ये 1000 MB तक भी आ जाता है। अब इंडिया के पास देखेंगे, क्योंकि मानसून विंड्स ये का रीज़न, समर में मानसून का रीज़न आपका यही होता है
कि टेम्परेचर जो है इस एरिया का बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ओशन अपना प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हाई होता है प्रेशर, यहाँ पे लो, विंड ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो। तो जितनी भी विंड्स हैं ये पानी को लेके आती हैं और इंडिया में मानसून रेन्स आती हैं इससे। तो ये इसमें ज़्यादा इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग का मतलब वही है चीज़ कि लैंड और ओशन का इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि अब ये टेम्परेचर से प्रेशर डिसाइड हो रहा है, डायरेक्टली तो प्रेशर ऐसे डिसाइड होता नहीं लैंड पे या ओशन पे। टेम्परेचर लैंड का कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर लैंड का ज़्यादा है तो प्रेशर कम है। तो उसी की वेरिएशंस पढ़नी है और थोड़ा सा इसको चार्ट को स्टडी करने की अपनी इसमें कोशिश करनी है। तो ज़्यादा कोई इसमें डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आता है कि हमारी जो विंड है उसको कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उस पर कौन सी फोर्सेस जो है आपकी इफेक्ट करती हैं। तो 3 तरह की हमारी फोर्सेस आती हैं। वन इज़ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अदर इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड थर्ड वन इज़ द कोरियोलिस फोर्स। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि आपको जैसे पता है कि अगर आपका ये आईसो बार है से 1013 MB, एक ये आईसो बार है से 1000 MB, तो आपकी जो है एयर है will move from high to low pressure and it will be perpendicular to the isobar। isobar के 90 डिग्री एंगल पे ये एयर जो है आपकी मूव करेगी। तो दिस इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो फोर्स एयर के ऊपर लगती है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। अब एक चीज़ क्या होती है कि जितना डिस्टेंस, आप ये देखिए कि ये सपोज ये डिस्टेंस है आपका 1 किलोमीटर, तो 13 MB चेंज होने के लिए इसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस लिया। अब सपोज ये 1013 MB है और ये 1000 MB है और ये डिस्टेंस है से हाफ अ किलोमीटर, तो इसने 13 किलोमीटर चेंज होने के लिए सिर्फ हाफ किलोमीटर लिया। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये प्रेशर ग्रेडियंट कम है। तो जब हाई प्रेशर ग्रेडियंट होता है तो आइसो बार्स आर जनरली क्लोजर टू ईच अदर, और जब प्रेशर ग्रेडियंट कम होता है तो आइसो बार्स आर फार अपार्ट, इनमें डिस्टेंस जो है ज़्यादा होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट इज मोर व्हेन आइसो बार्स आर क्लोजर, प्रेशर ग्रेडियंट इज लेस व्हेन आइसो बार्स आर फार अपार्ट। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। देन देर इज अनदर फोर्स जो कि लोअर लेयर्स में ही अफेक्ट करती है और सिर्फ लैंड के ऊपर ही अफेक्ट करती है विंड्स को, विच इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। अगर आपकी विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नीचे इसके लैंड है, तो एक काउंटर फोर्स इस पर अफेक्ट करती है जो इसकी स्पीड को चेंज करती है, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, सिर्फ इसकी स्पीड को चेंज करती है, विच इज़ द फ्रिक्शन फोर्स। ये आपको विंड के साथ नहीं, ये आपकी हर बॉडी के साथ होता है। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, ये फिजिक्स में कॉन्सेप्ट एक आपने पढ़ा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको रोकने की कोशिश करती है, तो ये फोर्स इस पर एक्ट करती है। इट इम्पैक्ट्स ओनली इट्स स्पीड, इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट मोर अप टू हाइट ऑफ 1 to 3 किलोमीटर एंड इज नेग्लिजिबल अबव सी सरफेस, क्योंकि सी पे जो है फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे सी सरफेस पे इतनी ज़्यादा ये फेल्ट नहीं होती है। एंड देन कम्स द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स, इट इज़ द कोरियोलिस फोर्स। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फिजिसिस्ट विच डिस्कवर्ड इट इन 1844। इससे क्या होता है, ये अर्थ की डायरेक्शन को चेंज करता है। अगर अर्थ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आपकी विंड की डायरेक्शन ये है, तो ये विंड को राइट में डिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आपका सदर्न हेमिस्फीयर है और विंड की डायरेक्शन ये है, तो ये इसको लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देगा। सो दिस इज द कोरियोलिस फोर्स। ये जो है, इसकी जो कोरियोलिस फोर्स की इंटेंसिटी है, ये विंड की स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है। विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है तो डिफ्लेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, विंड की स्पीड कम है तो डिफ्लेक्शन भी बहुत मिनिमल सी होगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इस कोरियोलिस फोर्स को समझने का एक एग्जांपल सिंपल सा लेके चलते हैं कि सपोज दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज योर इक्वेटर। अब एक एयरक्राफ्ट है, वो 90 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है। इट स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, वो इस पॉइंट पे आने की कोशिश करता है, दिस इज पॉइंट ए।
वो यहाँ पे आने के लिए चल पड़ता है, इट स्टार्ट्स टू फ्लाई। क्या होगा, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसमें क्या होगा कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, ये ए पॉइंट जो है इट विल बी समवेयर अबाउट हेयर, से ए डैश। तो वो एक्चुअली में पॉइंट ए पे नहीं आया, वो जो पॉइंट से 100 किलोमीटर्स पीछे था उसके लिए वो यहाँ पे आया है, वो उसके पोजीशन के हिसाब से देखा जाए उसने आना यहाँ था, वो पहुँचा यहाँ पे है अगर देखा जाए लॉजिकली, क्योंकि ये पॉइंट आगे मूव हो गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो वो ओरिजिनली अगर उसने सपोज वो मुंबई आने के लिए चला था, ये देखें अगर यहाँ पे ये सपोज ये मुंबई है और यहाँ पे ये से इट इज़ योर जोहानिसबर्ग, आई एम नॉट, इसको ये मत समझिएगा कि सेम लैटिट्यूड पे है, जस्ट एन एग्जांपल। तो मुंबई आने के लिए चला था बट वो जोहानिसबर्ग पहुँच जाएगा, तो फील होगा कि वो राइट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया था कहीं पे, बट वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, अर्थ की मूवमेंट हुई थी, बट ये फिनोमेना देखने को मिला। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, अगर वो मुंबई चलना, अर्थ मूव हो गई, वो मुंबई नहीं पहुँचेगा, वो जोहानिसबर्ग पहुँचेगा, ऐसा लगेगा वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ द विंड गेट्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये सेम चीज़ होती है कि अगर आप रिवर स्ट्रीम में स्विम करने की कोशिश करते हैं, कोई यहाँ पे है उसको यहाँ पहुँचना है, वो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ चलेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, उसको विंड करंट्स बहा के ले जाएंगे। तो इसलिए उसको अगर वो यहाँ टारगेट करके चलेगा तो वो यहाँ पहुँचेगा। ये थोड़ा सा वेक्टर्स बोलते हैं इनको, डायरेक्शन जो डिसाइड करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। सिंपल है कि इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो विंड्स है। और ओशन करंट्स में भी हमने देखा था कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होते हैं। तो दिस इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। तो अब हमने पढ़ लिया कि 3 फोर्सेस हैं जो कि आपकी विंड को इफेक्ट करती हैं, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द कोरियोलिस फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ, कोरियोलिस फोर्स का अगर हम पिछली स्लाइड में देखें, एक चीज़ जरूर देखेंगे कि ये आपका अर्थ है और से एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ना शुरू हुआ, से दिस इज़ योर चेन्नई, दिस इज़ योर मुंबई। तो वो चेन्नई से मुंबई जब पहुँचेगा आपका, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वो से अगर हम मुंबई एयरपोर्ट थोड़ा सा यहाँ मूव होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, आपकी कोरियोलिस फोर्स कम हो जाती है। इक्वेटर पे ही होंगे, आपने मुंबई में ही एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाई करना है, तो उसमें कोई फ़र्क आपको फील ही नहीं होगा। तो इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स बिकम्स जीरो एंड एट पोल्स इट इज़ मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। क्योंकि वो एग्जांपल आप एयरक्राफ्ट वाला एग्जांपल याद रखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 फोर्सेज होती हैं आपकी, पीजीएफ, कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना ज़्यादा आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी विंड की वेलोसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उतनी ही ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स के कारण डिफ्लेक्शन भी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर द विंड, ये अगर जितना मैं डार्क लाइन बना रहा हूँ, इट मीन्स द स्पीड ऑफ विंड इज़ मोर। तो जितनी आपकी विंड की डायरेक्शन है तो डिफ्लेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, इवन इट मे बी ऑलमोस्ट अपोजिट टू इट। अगर विंड की डायरेक्शन बहुत कम है तो इसमें डिफ्लेक्शन भी बहुत कम होगी। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। तो द लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फिर क्या होता है कि आपका जो लो प्रेशर एरिया है, से आपका इक्वेटर रीजन है, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, इट मूव्स अप, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो एयर स्टार्ट्स टू कम टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया। तो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी होती है, तो ये डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है राइट में, ये राइट में डिफ्लेक्ट होगी, ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। तो ये सर्कल्स में मूव करना स्टार्ट कर देती है एयर, इक्वेटर से थोड़ा सा दूर, क्योंकि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स होती नहीं है, तो ये रोटेशन होती नहीं है कुछ भी। तो ये साइक्लोन में, ये साइक्लोन जब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि साइक्लोन कैसे बनता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन आ जाता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। बट इक्वेटर पे क्या होता है, क्योंकि आपकी कोरियोलिस फोर्स जीरो है, ये आपकी जो विंड है वो सीधी आती है,
और इस लो प्रेशर एरिया को फिल कर देती है। तो यही लिखा है इसमें, कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एंड एडिक्वेटेड कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एंड विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। ये आइसोबार है आपके, तो परपेंडिकुलर आती है एंड लो प्रेशर गेट्स फिल्ड, ये फिल हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। तो ये इंटेंसिफाई होने की बजाय ये फिल हो जाता है। बट 23 डिग्री नॉर्थ और साउथ के आसपास पे क्या होता है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होती है तो इसको एक ये सर्कुलर टर्न मिल जाता है और वो साइक्लोन में डेवलप हो जाते हैं। सो दिस वाज हाउ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि साइक्लोन कैसे डेवलप होता है। तो विंड सर्कुलेशन अराउंड लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक, क्योंकि अगर आपके लो प्रेशर एरिया है तो लो प्रेशर एरिया पे जब विंड आती है चारों तरफ से तो उसको कहते हैं साइक्लोनिक, क्योंकि विंड वहाँ पे कन्वर्ज हो रही है और वो घूमने लग जाती है इज कॉल्ड। और जब हाई प्रेशर के अराउंड जो हवा आती है उसको कहते हैं एंटी साइक्लोनिक, क्योंकि हवा वहाँ से दूर जा रही है, साइक्लोन जो है ख़त्म हो रहा है, एंटी साइक्लोन बन रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो हेमिस्फेयर के हिसाब से चेंज होती है। अगर आपका साइक्लोन है तो साइक्लोन लो प्रेशर के अराउंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया। नदर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ क्लॉकवाइज। सिर्फ इसी को याद कीजिए, बाकी चीज़ जो है एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन की वो अपने आप याद हो जाएगी। अभी क्या होता है कि एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि एक ये लो प्रेशर एरिया है, हवा यहाँ पे आई, अभी हवा राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे आई, ये हवा भी राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये सब हवा राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इसका मोशन एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। आपका जो सदर्न हेमिस्फेयर में है इसका अपोजिट होता है, हवा आई वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गई, ये हवा आई वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गई, ये हवा आई वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मोशन में बनता है। तो दिस इज अ क्लॉकवाइज मोशन। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और एक चीज़ होती है कि ओवर द लो प्रेशर एरिया एयर विल कन्वर्ज, हवा लो प्रेशर एरिया पे कन्वर्ज करती है हर तरफ से और ऊपर की तरफ मूव करती है, और हाई प्रेशर एरिया पे हवा नीचे की तरफ आती है जो है, एंड इट विल सबसाइड एंड डाइवर्ज एट द सरफेस। ऊपर से नीचे आएगी लो प्रेशर एरिया की तरफ और नीचे सरफेस से टकरा के ये साइडों में मूव करेगी। तो दिस इज अबाउट द विंड्स एंड द फोर्सेस इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड बाय। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके साथ में आता है, जियोस्ट्रोपिक विंड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो जियोस्ट्रोपिक विंड क्या होता है कि एट हायर एल्टीट्यूड्स पे आपकी जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो एक्ट करती है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऑब्वियसली चाहिए ही विंड ब्लो करने के लिए, बट आपकी फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, क्योंकि अर्थ के साथ तो कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, तो कोई फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है कि दीज आर योर टू आइसोबार्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी, कोरियोलिस फोर्स विल, ये नदर्न हेमिस्फीयर है अगर तो इसको राइट में टर्न करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ समझिए, ऑरेंज लाइन इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ग्रीन लाइन इज द कोरियोलिस फोर्स एंड ब्लू लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो जब इसकी स्पीड कम है तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बहुत कम है, तो जनरली डायरेक्शन जो है इसी डायरेक्शन में रहेगा। पर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ती है आपकी कोरियोलिस फोर्स की जो है डिफ्लेक्शन बढ़ने लग जाती है, तो नेट जो है डायरेक्शन ये निकलती है, कुछ फोर्स यहाँ पे लग रही है कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हवा आपकी इस डायरेक्शन में चलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता है कि स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण कि कोरियोलिस फोर्स जो है ऑलमोस्ट पर 180 डिग्री के एंगल बनाने लग जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी जो विंड की फाइनल डायरेक्शन जो होती है वो इट इज़ पैरेलल टू द आइसोबार। से दिस इज 1013 MB, दिस इज 1000 MB। तो ये आइसोबार्स के पैरेलल मूव करने लग जाते हैं। इट हैपन्स इन हायर एल्टीट्यूड्स। तो दिस इज कॉल्ड द जियोस्ट्रोपिक विंड। तो इसके एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। द प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ विंड आर ए नेट रिजल्टेंट ऑफ वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। तो उसकी विंड कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज नॉट प्रेशर बट डायरेक्शन, द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी
किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो उन सारी फोर्सेज जो उस पर लगती हैं, तीनों फोर्स लगती हैं, उसका नेट रिजल्ट जो निकलता है उस पर डिपेंड करता है। तो अब क्योंकि क्या हो रहा है कि अब सपोज 13 km/h की स्पीड है इस डायरेक्शन में, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है 3 km/h की इस डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्ट इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा बट 10 km/h की स्पीड से मूव करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज डिसाइडेड। अब इसमें क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से इसको डायरेक्शन मिल गई, सॉरी इसकी स्पीड मिल गई। कोरियोलिस फोर्स जो है सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बिल्कुल अपोजिट, तो ये इसको इस तरफ लेके जा रहा है, कोरियोलिस फोर्स इसको इस तरफ लेके जा रही है, तो नेट रिजल्ट ये आएगा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट होता है तीनों फोर्स का, उसके बेसिस पे उसको जो उसकी स्पीड और डायरेक्शन है वो मिलती है। तो इससे क्या होगा कि अपर एटमॉस्फेयर में जो मैंने बताया कि आपकी फ्रिक्शनल फोर्स होती नहीं है, विंड इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शनल फोर्स एंड आर कंट्रोल्ड मेनली बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, ये बैलेंस हो जाता है बिल्कुल, एंड विंड ब्लोज पैरेलल टू द आइसोबार्स, विंड जो है आइसोबार्स के पैरेलल ब्लो करते हैं, दिस इज कॉल्ड द जियोस्ट्रोपिक विंड, इसे जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको बुक में पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कई बार डायग्राम देख के समझ में ना आए इजीली, तो इसको इस डायग्राम से समझेंगे कि जैसे जैसे आपकी विंड का प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, आपकी विंड स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगी, और इन दी एंड कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल इसको बैलेंस कर देगी, और नेट रिजल्ट आपका इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, यू विल नेवर फॉरगेट दिस। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद मेन लेक्चर जो है क्लाइमेटोलॉजी के मेन जो कॉन्सेप्ट वो स्टार्ट होंगे कि आपके वेरियस रीजन्स कौन से होते हैं, वेरियस प्रेशर बेल्ट्स कौन सी होते हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ा सा बता दिया कि ITCZ और जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में जो दिखाए थे, उससे आपको एक आइडिया लग गया। अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डोलड्रम्स क्या होते हैं और हॉर्स लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, सारा जो डिटेल में हम उसको पढ़ेंगे। फिर साइक्लोन कैसे आता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे होता है, फ्रंट्स, एयर मासेस, वो सारा कैसे होता है वो हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट है, वेरियस साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन की हुई है उसका थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। फिर हम जिस लेवल के आखिरी के चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं एंड में पढ़ते पढ़ते, तो हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ना है, समझना कैसे है ईजिली। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, we will continue in the next lecture. Please feel free to write us for any queries. We'll be happy to resolve it. Thank you so much.